हमारे लाड कोई फायदा नहीं है प्रोग्रामिंग अमेरिका में लेकिन लोग का फिक्स एक्सपेंस ग्राफिक्स में एनिमेशन में गवर्नमेंट की आस्था चेंज होगा अभी भी फिक्स एक्सपेंस मसलन गर्मियों में एसी भी चला रहे हैं और वो सब बेहतर जाते हैं फिक्स एक्सपेंस हाल बेटा आपका आइडिया फिक्स एक्सपेंस हर साल हम ये तो कम होगा आप कैसे चीज मसलन आप एक बना ये और दूसरी वाला तस्वीरों वाली तो अगर आप ज्यादा चीज बनाएंगे ज्यादा चीज वो भी जब वेरिएबल स्मार्ट पर डिपेंड करता है अगर आप 10 मिनट तो आप कैसे 10 मिनट आप बिजली की बिल अगर आप 100 कर दी बेटा आप वो वेरिएबल होगा क्योंकि किसी प्रोडक्ट को बनाने में आप इस ब्रांडिंग के लिए करते हैं एप्लीकेशन करते हो सारा फिक्स नहीं होना चाहिए चलिए फिर हम आगे चलते हैं फिर किसी और ब्रेक जब लेते हैं ना उसमें आपको एक्सप्लेन किया कि नॉर्मल चीजें तो हमें पता है कि ये हमारे एसेट्स हैं ये एक्सपेंसेस अच्छे होते हैं। अब जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि नीड टू अंडरस्टैंड एंड गो सम फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग टर्म्स which are generally acceptable and is our mandate for developing these financial statements. इसमें कुछ हमने लिस्ट डाउन की है। इनमें से कोई एक चीज कोई बता सकता है ये क्या चीज है? फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं? डेटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पे बैक पीरियड क्या होता है? ये सब जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता आप मॉडल नहीं बना सकते तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। हर चीज आपको पता हो जो नहीं पता हम डिस्कस करते हैं आप समझिए उसको क्वेश्चन करें इसके बारे में ठीक है। इसके बाद हम आगे जाएंगे। किसी को पता है इन सारे कोई भी एक इनमें से कोई एलिमेंट जो ए से ओ तक किए गए हैं इनमें से किसी एक टर्म का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? इन्वेंटरी और स्टॉक एक लाइक लैंड है How do you differentiate between fixed and current assets? चलिए मैं आगे बताता हूँ। आप बताइए। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं राइट जिसमें हम लोग की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई जैसे लैंड हो गया हमने एक ही बार खरीदी है तो हमारी फिक्स्ड एसेट है मशीनरी और शेयर ठीक है आपसे वेरी गुड काफी बेहतर इन्वेंटरी और स्टॉक में होता है लाइक जो चीज़ हम जमा करके रखते हैं फॉर एग्जांपल पैंट चाहिए बैग मेरे बैग की कोई शॉप है लाइक इफ आई हैव 15 बैग्स इन माय इन्वेंटरी राइट नाउ तो वो मेरा स्टॉक हो गया एंड देन आई एम बिल्डिंग अ मोर स्टॉक तो वो भी चला जाए तो कौन सा एसेट वो कौन सा एसेट है फिक्स्ड एसेट है ये करंट नहीं वो एसेट करंट एसेट Current asset is your salary. running एसेट्स की बात assets that you own whether they are long term or short सर term. लैपटॉप Retained earnings is the amount of earnings that a company usually keeps to reinvest in the business after paying off to the equity owners. And retained earning वो पैसे होते हैं जी जो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने पास रिटेन कर लेते हैं फॉर एक्सपेंशन और And depreciation is the loss of value of something. For example, a house depreciates, equipment depreciates, और उसका फिर accumulated depreciation calculate करके उसकी वो करते हैं सारा. अच्छा मैं इनको आपको ना एक्सप्लेन करते हैं वेरी ब्रीफली फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए यूज होते हैं फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं कंपनी के या वो चीज़ें होती हैं कंपनी के लिए जो नॉर्मली एक साल से ज़्यादा अगर आप उनको बेचना चाहें तो वो जो फेयर वैल्यू होती है उस पर नहीं बिकते हैं फॉर एग्जांपल लैंड है बिल्डिंग है मशीनरी है क्योंकि नॉर्मली आप ये चीज़ें कस्टमाइज भी कर लेते हैं और आप मशीन आपका बैग का है आपका फॉर एग्जांपल पाउच का है तो वो एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ बैग ही बना सकती है तो अगर आप इसको बेचने जाएंगे तो हो सकता है वो आपको वो वैल्यू ना मिले जिस वैल्यू को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो दोज एसेट्स जो आपके प्रोडक्शन में या नेसेसरी होते हैं आपको बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए बिजनेस को प्रोडक्ट बनाने के लिए नॉट फॉर द ऑपरेशंस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं दे आर टर्म्ड एज फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं एंड नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश फॉरेन कैश में कन्वर्ट नहीं होते दे हैव अ लॉन्गर पीरियड ऑफ कन्वर्शन फॉर मोर देन 1 ईयर
करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो आपके विद इन 1 ईयर पीरियड कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, कैश एट बैंक वो कैश ही होता है, आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, आपके क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं आपके जिनसे आपने पैसे लेने हैं। सो ऑल दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। Gold is current asset. गोल्ड आपने रखा हुआ है अपने पास, it is current asset, आप किसी भी टाइम उसको कन्वर्ट कर मार्केट में बेच के you can- Some people वो होल्ड इसलिए करते हैं कि जब जरूरत पड़े और या जब उनकी This प्राइस is अच्छी हो जाए। diversification of investment जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि आपके पास पैसे पड़े हैं, आपने इन पैसों को क्या करना है? आपने गोल्ड लेना है, आपने बैंक में रखना है, आपने उसको गोल्ड bond या लेना है। डॉलर्स ले लिया, उसके Whatever. बाद में आप उसको जब वो बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री या स्टॉक, जिस तरह अभी हमारे लीग ने बताया कि इन्वेंट्री या स्टॉक वो चीज है जो आप बना रहे हैं और आप उसको रिटेन कर रहे हैं फॉर सेलिंग पर्पसेस। फॉर एग्जांपल जिस तरह बैग्स का है, इन्होंने एग्जांपल दी है कि आपकी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे आप महीने में 50 बैग बनाते हैं लेकिन बिकते सिर्फ 20 है, तो 30 बैग आपके पास पड़े रहेंगे ना। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री। इसमें ये भी शामिल है कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो बैग बनाने के रॉ मटेरियल सारी इन्वेंट्री है, जिसमें आपने इसके लेदर है, बाकी चीज़ें वो है। इसके बाद इवन जो आप सेल कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आउटलेट पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, और सारी आपकी इन्वेंट्री में है, जब तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुई वो सेल रॉ गुड्स इन्वेंट्री में कैसे हो, तो फिनिश्ड गुड्स नहीं होंगे? इन्वेंट्री में सब कुछ आता है। इन्वेंट्री में आपने देखो ना लेदर खरीद लिया, दैट इज पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, आप उसको कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट में, लेकिन उससे पहले आपने पैसे तो लगा दिए ना, आपने जो कैश था आपने उस पर कंज्यूम करा दिया, आपने से लेदर खरीदा, कुछ कपड़ा खरीद लिया, उसके जो भी स्टील के आइटम सारे खरीद लिए, इन्वेंट्री में रख दिए। अब ये सारा आपका इन्वेंट्री का हिस्सा है, आपके पास पड़े हैं, आपने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया। इन्वेंट्री फिनिश प्रोडक्ट की भी होगी और रॉ मटेरियल की भी होगी, और बाद ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी होती है, आपने आधा बनाया होता है, अभी आधा बाद में बनेगा, आपने कुछ इस तरह कन्वर्ट करा रहे थे। नेक्स्ट इज द रिटेन अर्निंग्स, ये रिजर्व्स। अभी हमने शुरू में भी एक्सप्लेन किया थोड़ा सा आपको कि जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं, आप एक अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस, सेमी एनुअल जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, उसमें से आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, दैट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस दैट यू आर डूइंग। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी हमने प्रॉफिट तो कमा लिया, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस खड़ा किया है, क्या हम उनको पैसे दे दें? जो पैसे आप कहते हैं कि उनको डिसबर्स कर दिए या उनको एज अ प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से आपने कहा कि जी 100 रुपया तो हमने कमा लिया है लेकिन आगे हमें कैश की जरूरत पड़ सकती है, जो कैश फ्लो बता रही है, तो हम 100 का 100 डिसबर्स नहीं करते, लोगों को डिवाइड नहीं कर देते, हम उसमें से 40 रुपये दे देते। तो 40 रुपये आपने दे दिए, इसका मतलब है फिर भी 60 रुपये आपके पास प्रॉफिट के बच गए। अब ये आपने अपने पास रिटेन कर ली है, आपने रोक लिए ये प्रॉफिट, ये आगे आपने नहीं दिया, वो कैश आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है, उसको आप अपने एक्सपेंसेस के लिए या एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पैसे आप रोक लेते हैं प्रॉफिट में से, डिस्पर्स नहीं करते हैं, वो आपकी रिटेन हो जाती है अर्निंग्स, प्रॉफिट जो कमाया और नहीं दिया शेयर होल्डर्स को। अगर आपने 100 कमाया, 100 का 100 दे दिया, तो रिटेन अर्निंग्स क्या होंगी? 100 कमाया 100 दे दिया, तो रिटेन अर्निंग्स विल बी देयर, 0 होगी आपकी रिटेन अर्निंग्स। लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ रोक लिया, 90 रुपये डिस्पर्स किए, 10 रुपये रोक दिए, तो आपकी रिटेन अर्निंग्स होगी। डिप्रिसिएशन, जिस तरह भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, डिप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट की ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ उसकी कदर में कमी आ जाती है, वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। आपकी एक मशीन थी, जो आपकी मशीन की 100 बैग्स एक दिन में वो बनाती थी, अब ओवर द पीरियड उसकी या तो रनिंग कम हो गई है या उसका पार्ट कुछ पुराना हो गया है, तो वो 100 की बजाय 90 बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपने वो लाख रुपए की मशीन ली थी, तो क्या वो अभी लाख की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, अगर आप यही मशीन है, देखना मशीन की लाइफ है 10 साल बाद मशीन आपने रिप्लेस कर दी, टेक्नोलॉजी भी बातचीत होगा, तो आप उसको 10 साल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या 10 साल बाद मैंने मशीन ले ली, क्यों मशीन का पिछला मोबाइल है, आपके मोबाइल की लाइफ आपने की 4 साल बाद मोबाइल रिप्लेस कर दिया, तो आपने अगर 8 लाख रुपये का मोबाइल लिया, 4 साल बाद वो लाख को तो नहीं बेचेगा, सी बिकता है टोटल 20,000 रुपये का, तो 80,000 रुपये रह गए, जो आपने उसको डिप्रीशिएट करते हैं 80,000 रुपये, तो आपने हर साल उसकी वैल्यू 20,000 कम कर दी है। तो जब आप 5वें साल जाएंगे, जब सेल करेंगे, तो उसकी सब 20,000 वैल्यू रह जाएगी, इसका आप बेचेंगे, आपको 20,000 मिल जाएंगे, बाकी 20,000 रुपये हर साल आपके प्रॉफिट से कम हो रहा है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को मोबाइल दिए हुए हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं, 10 मोबाइल दिए हुए हैं लाख रुपए के, तो आपको हर मोबाइल का 20,000 पर ईयर आप डिप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको हर साल का जो मोबाइल का डिप्रिशिएशन कॉस्ट है, 10 मोबाइल पे आ रहा है 2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, दिस इज आफ्टर योर एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, आपका मोबाइल यूज हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, उस कीमत में तो नहीं बिकेगा साल बाद 2 साल बाद। इस तरह आप
डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट रेट होता है। अच्छा, डिप्रिसिएशन का वजह क्या है? हम क्यों डिप्रिशिएट करते हैं एसेट को? जैसे इसको हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हिस्सा क्यों बनाया? आपकी जेब से ऊपर कैश तो नहीं जा रहा ना इसके लिए। तो आपने एक एसेट खरीद लिया था, एक मशीन लाख रुपये की खरीद ली थी, तो लाख रुपये की खरीद ली, आप कहते हैं जी उसकी 10,000 रुपये हमारे में डिप्रिसिएशन है, मैंने 10 साल से इसको डिप्रिशिएट करना, 10,000 एक साल यूज़ होगा, फिर 10,000 अगले साल, फिर अगले साल, तो 10वें साल उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों चार्ज होनी है भाई? वो तो कैश ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यही कह रहा है कि जी आपने जो गुड्स बनाई, कितने में बनाई, वो माइनस कर दें और खर्चे माइनस कर दें। ये डिप्रिसिएशन बीच में कहाँ से आ गया? ये तो खर्चा नहीं हुआ ना, खर्चा तो आपने पहले कर दिया था जब आपने एसेट खरीदा था। अच्छा, ये खर्चा इसलिए आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है कि आपने वो, जिस तरह अनिस साहब ने एक्सप्लेन किया, वो एसेट दोबारा खरीदने हैं। 10 साल बाद आपने बिजनेस बंद तो नहीं कर देना ना, तो वो 10 साल बाद दोबारा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दोबारा आप तो नहीं अपनी जेब से डालेंगे ना, बिजनेस ऑन गोइंग है, आप प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपने वो खर्चा उसको चार्ज कर देना बिजनेस को और अपने पास रख लेना, वो कैश एक्सपेंस नहीं करना। वो डिप्रिसिएशन आपका अलाउंस या आपका रिजर्व बन जाए कि 10वें साल जब वो मशीन खराब हो जाएगी तो हमें और कैश नहीं डालना पड़ेगा, कैश ऑलरेडी बिजनेस में था, हमने वहाँ से निकाला, मशीन नहीं है। एक और रीज़न भी इसकी है, लेकिन अगर हमने लाख रुपए का जो मशीन लिया और मोबाइल लिया था तो मैंने खर्च किया था, ठीक है। अब मैं जब हर साल कमा रहा हूँ, मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं इस पर 20% टैक्स दे रहा हूँ 20,000 रुपये का। अब वो मशीन तो ख़त्म है, जो मेरी इक्विटी थी ना, मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसको, अगर मैंने 5 साल का कि 20,000 रुपये मैंने पर ईयर में 10,000 रुपये कम करने हैं, जब वैसे माइनस करता हूँ मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। यानी कि जो मेरी मशीन की वैल्यू थी, आई डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट वैल्यू, क्योंकि तो मेरे अपने पैसे थे, मेरी इक्विटी में मैंने मशीन खरीदी थी। तो मैं जब 10 साल पे इसको डिप्रिशिएट करता हूँ, 10,000 हर साल कम करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट है 50,000 था, उसमें से मैंने 10,000 मशीन की निकाली, डिप्रिसिएशन 40,000 रुपये रह गया, तो मैंने 40,000 रुपये टैक्स देना है और 10,000 टैक्स नहीं देना। वो पैसे मेरे पास आ गए हैं, बट दैट इज नॉट अ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि वो मैंने, जिस तरह लैपटॉप होता है, लैपटॉप 3-4 साल बाद खत्म हो जाता है। अब लैपटॉप मैंने खरीद लिया, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है। अब उससे मैं जो पैसे बना रहा हूँ, वो एक मैं से कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा हूँ, मैं कोई से डिज़ाइनिंग करा रहा हूँ उसके ज़रिए, वो मशीन भी तो मैंने खरीद दी। अब मैंने माहाना उससे कमाया, सालाना कमा रहा हूँ, लाख रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप भी तो खत्म हो रहा है, उसके मैं क्यों टैक्स पे करूँगा भाई? वो तो मेरा अपना एसेट था, मैंने अपने पैसों से था। तो अगर आपने लैप 4 साल की है, 4 लाख का लैपटॉप था, तो लाख रुपये अपनी कमाई से आप माइनस करेंगे, उस पर आप टैक्स नहीं देंगे, तो आपका टैक्स भी बचता है इस साइड से। दोनों काम हो रहा है, आपके पास पैसे भी आते हैं वापस, लेकिन उस पर आप टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि अगर आपने उसको प्रॉफिट में से नहीं माइनस किया, यू हैव टू प्रॉफिट, आपको टैक्स पड़ता है 39% टैक्स, 29% टैक्स आप देना पड़ता है। जब आप उसको माइनस कर लेते हो प्रॉफिट एंड लॉस से, तो पैसे आपके पास है, लेकिन वी डोंट हैव टू पे टैक्स फॉर दैट मनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके अपने पैसे थे, ये अपने कमाई नहीं है। आपकी जो वैल्यू है ना एसेट की, वो कम हो गई है, वो आपने उधर डाल दिया। अच्छा सर, इसमें अब चीज़ की कीमत भी तो बढ़ गई होगी। 10 साल पहले तो लैपटॉप की कीमत बढ़ेगी, ये मोबाइल आपके मोबाइल आज आपने नहीं, ये तो जो है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है ना, बाकी कुछ चीज़ों की जो प्राइस है बड़ी लाइक अ न्यू कार, हाँ, न्यू कार, गाड़ी को देखने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आप अगर गाड़ी भी लेते ना, गाड़ी की कीमत कम होती है, ये रुपये में बढ़ती है, क्योंकि रुपये की कदर कम होती है। आप समझिए उसको, रुपये की कदर कम हो रही है। गाड़ी अगर आज 10,000 डॉलर की है ना, आप उसको 5 साल बाद बेचेंगे तो 10,000 डॉलर की नहीं बिकेगी, वो 6-7 डॉलर की बिकेगी। लेकिन जो डॉलर अभी आज 100 रुपये का था, वो 5 साल बाद 200 रुपये का होता है। आपने गाड़ी 10 लाख की थी, आपने 16 लाख की बेच दी, आप कहते हैं मुझे फायदा हुआ, लेकिन डॉलर टर्म में वो 10,000 की गाड़ी थी, आपने 8,000 में बेची, तो डिप्रिशिएट हो रही है, आसान लफ्जों में इसका उसकी कदर कम हो रही है। वो तो हमें रुपये में देखा, रुपये की कदर कम हो रही है, इससे आपको लगा गाड़ी की, गाड़ी की क्या है कि आपने डिप्रिशिएट कर दिया, उसकी किताबों के अंदर वो जीरो हो गई। गाड़ी को नहीं आग लगा दी हमने ना, गाड़ी तो बड़ी है। अब इसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। अब वो जो गाड़ी जो आपका क्वेश्चन था ना कि मेरे पास और पैसे कहाँ से आएंगे नई गाड़ी की, तो वो गाड़ी तो आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, एक तो वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपने पहले बिल्डअप कर ली, प्लस वो गाड़ी आप बेचेंगे, उससे भी तो पैसे आएंगे, फिर आपको नया ऐसे लेना। नहीं ओरिजिनल कॉस्ट तो कम हो गई ना, बाय द टाइम वो कम हो गई। बिल्कुल ऐसे ही आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली, हाँ। 5 साल बाद उसकी वैल्यू इन रुपी टर्म्स पे, assuming there is no inflation, वैसे तो पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में महंगी बिक जाती है, लेकिन अगर हम मशीन की या गाड़ी की बात कर लेते हैं ओवर द पीरियड, एक चीज़ में देख, अगर गाड़ी आज आपने सोचे में होंडा सिविक ली, ठीक है, 40 साल की, आज 2 साल पहले, 4 साल पहले, तकरीबन मतलब 2 साल पहले 40 साल की गाड़ी, साल पहले, और आपने आज उसको बेच दिया, आज आपके 50 की भी बिक गई। जब आप नई हेंडा से खरीदेंगे, वो तो आपको 70-80 की मिल रही है।
आप उसे कम करें, क्योंकि डॉलर टर्म में गाड़ी की कीमत बढ़ रही है, तो आप लोग रुपये टर्म में बढ़ भी गई, जब Confuse हो जाएगी, सब इतनी आगे ना जाए। इतनी आगे ना जाए। तो मैं have I made myself clear कि आपने जो एसेट बेचना है उसकी एक रेजिड्यूल या सैलवेज वैल्यू भी है। जब आप उसको बेचेंगे उससे जो आपको कैश आएगा प्लस जो आप ऑलरेडी बिल्ड कर चुके रिजर्व उसको आप पूल करके एक नया एसेट खरीदेंगे। ठीक है सर, जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है उसको आप किस बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं? लाइफ ऑफ द एसेट। नहीं मतलब कि इसका लेट्स से कि 30% हर दफा कम मैं मेंटेन। यही अर्ज कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल एक एसेट है जिसका 10 साल की लाइफ है, तो 100% को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10% है। अगर 5 साल है तो इसका मतलब है 20% है, अगर 2 साल है तो इसका मतलब है 50% है। तो लाइफ ऑफ द एसेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने डिप्रिसिएशन कितनी रखी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। मैं आपको एक पावर प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूं। पावर प्रोजेक्ट के ऐसे एसेट्स होते हैं, पावर प्रोजेक्ट 30 साल का प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज अ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म प्रोजेक्ट। अब इसकी डिप्रिसिएशन क्या रखेंगे आप, क्योंकि मशीनें तो बाहर जो है ना, कुछ अर्से बाद आप उनको मेजर ओवरऑलिंग भी चाहिए, फिर उसके बाद उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी है। तो नॉर्मली इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो स्पेसिफिक लाइफ के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ के ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 30 साल का प्रोजेक्ट है, तो जो एसेट की वैल्यू है उसको आप 30 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा परसेंटेज दैट विल बी यू विल बी चार्जिंग दैट द सेम अमाउंट टू योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिकॉज जो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट की है 30 साल बाद वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो स्क्रैप में बिकेगा आपका। तो रेसिडुअल वैल्यू बड़ी मिनिमल होती है, सिर्फ आपकी लैंड जो आपने खरीदी होती है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, तो आपका एक्विटी जो आपने प्रोजेक्ट में लगाई होती है वो आपको रिकवर करता है। तो डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग इन अ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसका रिजर्व क्रिएट आप नहीं करेंगे तो एक खास लाइफ के बाद, प्रोजेक्ट के बाद आपको और पैसे डालने पड़ेंगे नया एसेट खरीदने के लिए। तो इट इज़ बेटर कि आप आज ही उसको बिल्ड करना शुरू कर दें। 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल के भी होते हैं, उसी साल एक्सपेंस में कर लिया अगर ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डेटर एंड क्रेडिटर। ये कोई सिर्फ नाम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। डेटर्स वो है जिनसे आपने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स वो है जिन्होंने आपके पैसे देने हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा हुआ है तो आपने पैसे देने होंगे उसके, और कोई आपने सेल्स क्रेडिट पे की हुई है तो उससे पैसे लेने होंगे आपने। सो दिस इज जस्ट अकाउंटिंग टर्म्स। नॉर्मल इनका मतलब यही है कि पैसे जिनसे लेने हैं या जिनको देने हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है? इस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया था कि 2 सोर्सेज होती हैं जहाँ से आप पैसे जनरेट करते हैं। एक वो पैसे होते हैं जो आपके अपने पैसे हैं, एक वो पैसे हैं जो आपने किसी से उधार पकड़े हुए। ठीक है, अब जो पैसे आपने अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं वो आपका शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, क्योंकि ये वो पैसे हैं जिसके ऊपर आपने कोई सूद नहीं देना, कोई रिटर्न नहीं करने पैसे, अनलेस एंड अनटिल आप बिजनेस बंद करते हैं, फिर उसके बाद ठीक है चीजें बेच देंगे, जो पैसे आ गए वो आ गए। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी होती है। ये वो पैसे हैं जो हम लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं कि यार ये तो हमने देने हैं। ऐसा क्यों होता है? शेयर कैपिटल तो आपके अपने पैसे हैं, वो आपने क्यों देने हैं किसी को वापस? बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है उनमें ये पैसे उधर रखे जाते हैं कि आपने देने हैं। क्यों? इसकी एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसकी लॉजिक ये है कि जो कंपनी होती है ना, वो दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग से रजिस्टर हुई है, उसके मालिकान वो होंगे जिन्होंने उसको बनाया है। लेकिन असल में वो कंपनी जो है ना, उसने वो पैसे देने हैं उस बंदे के जिसने उसको कैश दिया। कंपनी ने खुद तो नहीं कुछ बनाया ना कहीं से पैसे आए थे उसके पास। तो बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे लिखने का ये मतलब है कि कंपनी अगर कल को बंद होती है तो कंपनी ने पैसे इन लोगों को वापस करने जिन्होंने पैसे दिए। जब तक वो प्रॉफिट कर रहे हैं आप डिविडेंड ले ले, लेकिन ये नहीं है कि आप वैसे आप उससे ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, आप अपनी कैपिटल मनी निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियोज हम उसमें भी डिटेल में नहीं जा रहे। तो शेयर कैपिटल वो पैसे जो आपने अपनी जेब से लगाए, जो आपके शेयर होल्डर्स थे, जो आपके अपने पैसे थे, लेकिन कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी थी क्योंकि कंपनी कल बंद होगी तो आपको पैसे वापस। ठीक है, डिविडेंड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको बता चुके हैं कि डिविडेंड वो पैसे हैं जो बिजनेस के अंदर से शेयर होल्डर्स निकाल लेते हैं एज अ प्रॉफिट। ठीक है ना, तो बैंक को तो आपने इंटरेस्ट देना ही देना है, वो तो दैट इज आप कह दें अनअवॉइडेबल। ठीक है ना, वो तो आप प्रॉफिट करें या लॉस करें, वो सूद देना ही देना है आपने बैंक को। लेकिन डिविडेंड वो पैसे हैं कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप कंपनी में से निकाल सकते हैं। वो पैसे जो
स्पॉन्सर्स या शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स निकाल लें उसको डिविडेंड करें। मार्कअप ये तो पता ही होगा आप सबको। मार्कअप वो पैसे हैं जी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये भी आपके लिए बिजनेस के लिए फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल हो। वेरिएबल कॉस्ट है। एनीवन एल्स? क्यों वेरिएबल है? अच्छा, वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ज़्यादा सेल करेंगे तो चीज़ ज़्यादा होगी, कम सेल करेंगे तो कम होगी, या कम बनाएंगे तो कम होगी। इस तरह के रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो वेरिएबल है। अगर आपने कम से ग्लास बनाए तो वो कम रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा चाहिए। वेरिएबल कॉन्सेप्ट ये होता है बिजनेस में, जो डिपेंड करता है आपके सेल्स पे, आपकी या प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो इससे इंडिपेंडेंट हो, आप प्रोडक्शन करें ना करें, आपने फिर भी वो खर्चा करना है, उसको हम फिक्स बोलते हैं सिंपल सूर में। आप बताएं कि मार्कअप है जो बैंक को अपने इंटरेस्ट वापस करना है, आप सेल करें ना करें क्या उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, तो इट इज अ फिक्स। खुद मार्कअप वेरिएबल से कि मार्कअप की 15% कभी 18 कभी 20 है, इट डजंट मेक इट वेरिएबल। वेरिएबल को बिजनेस टर्म में तब बनाता है कि आपके सेल्स या प्रोडक्शन से डिपेंडेंट हो। अगर उससे इंडिपेंडेंट है तो इट इज अ फिक्स कॉस्ट। उसकी अपनी नेचर डिफरेंट हो सकती है, जिस तरह महंगाई बढ़ सकती है, कम सकती है, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, वो डिफरेंट, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होगा अगर आपके प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी आपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक अमाउंट ली है अगर बैंक से, ठीक है, और प्रोजेक्ट हो रहा है, फीजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, बट यू हैव टू पे द बैंक को आपने पे करना है। उसकी अपनी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इट इज अ फिक्स कॉस्ट, आपने देने देना। थोड़ा सा वापस चलते हैं, मेरा फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में पहले दोबारा आ जाते हैं, मेरा ख्याल है there is a confusion। अच्छा, जिस तरह अली साहब ने एक्सप्लेन किया, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए? आप सेल करने के रॉ मटेरियल या सेल्स करने के लिए चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेल्स की कमीशंस थी, मार्केटिंग का स्टाफ था, वो सारा कुछ था, वो कमीशन बेस्ड था, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर आपने हायर किया हुआ है परमानेंट बेसिस के ऊपर, तो उसका कोई ताल्लुक है सेल्स से? नहीं है। तो फिर ये कॉस्ट कौन सी बन गई? ये फिक्स कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट भी दो तरह की है, एक ही नेचर की कॉस्ट दो तरह की हो सकती है। एक वो आपके कमीशन या सेल में कमीशन बेस्ड थे ऑन द रेवेन्यू, पहले आपने भी उनको पैसे थे, हाँ वो भी आपका स्टाफ, लेकिन उनकी एक फिक्स कॉस्ट थी, से आपने मिनिमम फिक्स कॉस्ट रख दी कि 10,000 रुपये आपकी फिक्स कॉस्ट है और आपको 20,000 रुपये कमीशन मिलेगा एक प्रोडक्ट को सेल करने में। तो है तो उस ये आपके दोनों आते हैं कमीशन और सैलरी की मदद, लेकिन जो 20,000 रुपये है ना, दैट इज नॉट योर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो सेल होएगी तो उसको पैसे दे दें, और 10,000 जो आपने उसकी फिक्स कॉस्ट बेसिक सैलरी रख रही है कि सेल करें ना करें, वो आपकी फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपका मटेरियल, आपकी फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस है, अब ऑफिस का जो रेंट है वो क्या है, वेरिएबल है कि फिक्स है? फिक्स कॉस्ट है। अब कोई चीज़ बिके ना बिके, आपने किराया भी देना है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर आपकी बिजली है, अब बिजली दो फिक्स है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। अगर खुलेगी दुकान तो दोनों है। आपको मशीन चलानी है तो बिजली ज़्यादा कंज्यूम होगी, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर आप मशीन नहीं चल रही है और दफ्तर में आपकी एलईडीज लगी हुई है, तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये तो देनी देनी है आपको। सो वन कॉस्ट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, और कुछ कॉस्ट ऐसी है फिक्स कॉस्ट है, जैसे फिक्स सैलरी है, बैक ऑफिस के लोग हैं जिन्होंने अकाउंटिंग करनी है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, उनका सेल से कोई ताल्लुक नहीं, बट है वो भी आपकी सैलरी, सो दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। आई समझ में? यस सर। हमारे पास टाइम कम है, टोटल हमारे पास 3 मिनट है। बहुत टाइम है। 1 बजे लंच होगा, इसके बाद 2 बजे शुरू करेंगे, फिर 2-2.5 घंटे। मैं कह रहा हूँ सर, जितना समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। हम आगे फिर हम आगे नहीं कर सकते, क्या करें हम लोग? इसी पेस पे चले, आप पेस बढ़ा नहीं सर, नहीं ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये हाँ, तो बच्चे basics जरूरी है। नहीं, ये बच्चे जैसे फिजिक्स की है ना, तो इनको बिल्कुल टर्म्स नहीं पता। आई नो कि आप लोग बैकग्राउंड से नहीं है, तो पहली दफा चीज समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जितना समझ आती है उतना अच्छा है। जैसे वी आर ऑलवेज अवेलेबल, आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो, हमें क्या करना है, तो वो अनीस साहब का नंबर और मैं अपना नंबर हम आपको शेयरिंग कर दूँ, और उसके अलावा कहीं आपको एक्सपर्ट लेवल की हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें Basics. एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है वो पता लगता है। वर्किंग कैपिटल अभी एक और आप बताएं, आप बताएं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एनीवन नोज टू हाई वर्किंग कैपिटल क्या है? बताएं। Current assets minus current liabilities.
like हम आपका अपनी अकाउंटिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंस ये बात जॉब दे रही हो, अच्छा जॉब है। इसका सब्जेक्ट है ना। अच्छा, जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा मसला है ना, वर्किंग कैपिटल का होता है, मैं बता रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हम इसको जो कैश फ्लो डालते हैं उसे मसला में आता है, क्योंकि हमें नहीं पता। हम अज्यूम करते हैं कि ये मैं दुकान बना रहा हूँ, उसे मैंने अज्यूम करो चाय खाना खोला है, ठीक है, चाय और इसे सर्व करूँगा, साथ बिस्किट होंगे, मैंने हर चीज़ साथ साथ लगा दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं वो चीज़ सेल करता हूँ, उसे ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे टाइम लगाना पड़ता है। मैं बात करता हूँ, ये नहीं वो लकड़ी होती है जिससे ये बनता है, इंडिया, इसका नाम हर साल का 3 महीने का होता है। अब आपका 1 साल की जो 1 महीने की जो प्रोडक्शन कास्ट है वो तकरीबन है 15 करोड़ रुपए। ये आपका वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि आपने 15 करोड़, अब आपका प्लांट लगा हुआ है, प्लांट आपने फिक्स चीज करा दिया है, आपने सिर्फ ये प्लांट बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए। आपको लकड़ी चाहिए, ग्लू चाहिए, ऊपर ये पेपर चाहिए, और जो लेबर कास्ट होता है, जो लेबर कास्ट है, वो आपने 15 करोड़ रुपए लगा दिए, और आपने शीट प्रोड्यूस की, वो मार्केट में दी, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। अगले महीने आपको मजीद 15 करोड़ रुपए, जब आपके पास पैसे वापस ही नहीं आते, तो आपको मजीद वर्किंग कैपिटल 15 करोड़ का मजीद चाहिए। आपने मजीद 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, आप अगले महीने पूरे प्रोडक्शन करके शेयर कर दी। अब जब 3 महीने, तीसरे महीने आपको मजीद 15 करोड़ चाहिए, प्लांट का 30 करोड़ रुपए था, आपने 45 करोड़ रुपए सिर्फ वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, उससे ज्यादा रिटर्न, ठीक है। अब चौथे महीने आपके पास पैसे वापस आना शुरू हो गए, ये फिर 15 करोड़ पूरे नहीं आएंगे, आपके पास 7 करोड़ आ गए। आपको तो 15 करोड़ सब यहाँ से शुरू करते हैं, पहले बच्चों को ये बता दें। सॉरी मैं बेसिकली चारों की बेसिक्स बता। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है? ये इक्विटी है कि लोन है? इक्विटी है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कैपिटल है ना, चाहे उसमें लोन है, इक्विटी है, या आपके पास पैसे हैं जो आप लगा रहे हैं। ठीक है। वर्किंग कैपिटल दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये इक्विटी भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है, लेकिन क्या ये पैसे आपके बिजनेस के अंदर हर वक्त चाहिए होते हैं? जिस तरह आपका शेयर कैपिटल है ना, कि आपने एक दफा पैसे लगा दिए, उससे तो आपने एसेट्स खरीद लिए, ये पैसे से भी आपको फिक्स एसेट खरीदते हैं? नहीं खरीदते। तो ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन इट इज ऑलवेज नीडेड। जब आपको कैश चाहिए तो आप ये बोरो कर लेते हैं, जब नहीं चाहिए तो आप नहीं बोरो करते। शेयर कैपिटल तो वो पैसे हैं जो आप लोगों ने, या लॉन्ग टर्म लोन वो पैसे हैं जो एक दफ़ा आपने खरीद ले लिए, तो इक्विटी तो आपके प्रोजेक्ट में रहेगी जब तक आप प्रोजेक्ट बंद नहीं कर देते या बिजनेस बंद नहीं कर देते। लोन वो पैसे हैं जिसका एक टेबल बन जाता है कि जी आपने इसको रीपेमेंट कैसे करनी, लॉन्ग टर्म लोन वो आपने रीपेमेंट एक खास इंटरवल के बाद करनी करनी। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक लॉन्ग टर्म लेंडर आ जाता है, बैंकर कहता है कि जी मैं आपको लोन दे दूंगा ₹1,00,000 का, और आपने ये 10 साल में वापस करना, तो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है जो आपने देनी है, ठीक है। उसका एक रीपेमेंट स्केड्यूल बन जाता है, और उस स्केड्यूल की बेसिस के ऊपर जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है प्लस प्रिंसिपल वो आपने वापस करते हैं। वर्किंग कैपिटल वो पैसे नहीं है जिसका फिक्स स्केड्यूल होता है। ये स्केड्यूल डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल कैश की रिक्वायरमेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल आपका 30 दिन के अंदर पैसे, जिस तरह हिस्सा बता रहे थे, आ गए तो आपको पैसे नहीं चाहिए, वही पैसे आप दोबारा सर्कुलेशन में ले आएंगे अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। लेकिन अगर वो पैसे ना आए तो क्या आप प्रोडक्शन बंद कर देंगे? कंपनी तो चलानी है ना। यू नीड टू हैव दोज प्रोडक्ट्स इन योर इन्वेंट्री टू कीप दैट प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द मार्केट। क्या पता आपको अगले दिन 100 बैग्स का नया ऑर्डर मिल जाए, तो आपके पास बने नहीं होंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे जी 1 महीना इंतजार करें, मेरे पैसे नहीं आए। तो आपको एक ऐसा फंड रखना है अपने पास जिसके लिए जब जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर लें, जब नहीं जरूरत है तो इस्तेमाल करें। ये दोनों किस्म से हो सकता है, इक्विटी से भी पैसे आप डाल के रख सकते हैं और लोन भी हो सकते हैं। अब जब लोन होगा तो इसका मतलब है आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन अगर इक्विटी है तो आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं देना। तो आप प्रॉफिट में से जो कमाएंगे उसमें से फिर वापस पैसे ले लेंगे। उसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट से निकाल लेते हैं डिविडेंड। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो पैसे जो हम निकाल लेते हैं बिजनेस से अपने प्रॉफिट से, वो हम डिविडेंड के तौर पे निकाल लेते हैं। तो आपने उसमें सूद को नहीं देना, लेकिन अगर आपने सूद नहीं दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा आ गया। अगर सूद आ जाता तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो वो पैसे जो आपने किसी बैंकर को या किसी लेंडर को देने थे, वो आपने अपने ही पैसे इस्तेमाल करके उससे प्रॉफिट ले।
तो वर्किंग कैपिटल वो पैसे जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं एज एंड व्हेन नीड बेसिस के ऊपर कंपनी में, अगर आपके पैसे कहीं पे स्टॉक हो गए या आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है या व्हाटएवर फॉर एनी ऑड रीजन, वो पैसे जो अवेलेबल होते हैं टू मीट योर करंट एंड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है तो फिर आप लॉन्ग टर्म लोन ले लें और फिर उससे कोई एसेट खरीद लें। इससे आप एसेट तो बना रहे हैं बट नॉट द करंट फिक्स एसेट, आप करंट एसेट बनाते हैं। वो पैसे इस्तेमाल करके क्या चीज बनेगी? इन्वेंट्री बनेगी ना। इन्वेंट्री कहाँ आती है? एसेट्स। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल वो पैसे जो ऑन नीड बेसिस है। आगे है जी ROE और ROI, ये एब्रिविएशंस हैं, दो वर्ड्स। ROE कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब होता है? तो जो आपने कोई भी चीज इन्वेस्ट की है या जो आपको उसके रिटर्न में इतने पैसे मिलते हैं, उसमें आपकी प्रॉफिट के अलावा वो भी आएगी और टोटल जो आपको मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, किसी हद तक आप उसको मान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है दैट यू आर अर्निंग थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफ योर इक्विटी इन द बिजनेस। ठीक है, आपने कितने पैसे लगाए और एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कितने पैसे कमाए। लेट्स सपोज आपने 10 लाख रुपया लगाया था और साल के आखिर में आपने 1 लाख रुपया कमा लिया, तो ये कितने परसेंट बन गए? 10%। अच्छा क्या ये, अच्छा अब साल के आखिर में आपको पता लगा कि मैंने 10% कमा लिया, पाकिस्तान के हिसाब से आपका क्या ख्याल है कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है? क्यों? ऑलरेडी आपके पैसा इतना डिवैल्यू हो चुका है कि जो प्रॉफिट है वो उसकी मतलब इतनी कीमत उसकी वैसे गिर चुकी है। वेरी गुड। और अच्छा इसमें मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। होता ये है कि आपने आपके पास पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, अगर आप कुछ ना करते उन पैसों से और वो पैसे बैंक में रख देते तो आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलता? 15%। आपने बिजनेस भी किया, आपने रिस्क भी वैल्यू अंडरटेक किया और आखिर में जाके आपने 10% पैसे कमाए। क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लॉट्स ऑफ रिस्क। ये ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने ये चीज़ बना ली और सारी जिंदगी चलती रहेगी और इसके लिए कोई और कंपैटिटर भी नहीं आएगा और मेरे पास इसकी जो है ना वो एक अनलेस आपको स्पेसशिप बना ले या कुछ इस तरह की चीज़ बना ले विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन जब तक उस आपके कंपैटिटर्स भी आते रहेंगे, आपको रिजम्पशंस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे भी होती रहेगी, लोगों के स्किल लेवल भी बदलते रहेंगे, तो आपका बिजनेस इज एक्सपोज टू सो मेनी रिस्क। तो रिस्की बिजनेस के अंदर आपका बेंचमार्क क्या होना चाहिए? Benchmark would be bank rate, interest rate. बैंक रेट को एटलीस्ट आपने बीट करना है। बेंचमार्क है ना। ऐसा बिजनेस आपने करना है जिसमें आप देखिए ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, बैंक पे पैसे रख दिए आप सोते रहें जागते रहें जो मर्जी करें, कोई रिस्क ही नहीं है उसके अंदर पैसों में और साल के आखिर में आप 15% पैसे कमा लें। लेकिन इतनी मेहनत करके इतनी सारा कुछ करने के बाद 10% वाला बिजनेस हु इज अर्निंग लेस देन द बैंक रेट विद ऑल दीज रिस्क इज नॉट अ वायबल बिजनेस। आपको बिजनेस ऐसा बनाना है जिसके अंदर आपका एटलीस्ट पैसे जो रिस्क पे लगे हुए वो रिस्क फैक्टर को बीच में आप डालें और फिर देखें कि मेरा रिटर्न क्या आता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो परसेंटेज जो किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम पे आप कैलकुलेट करते हैं, चाहे मंथली कर ले, क्वार्टरली कर ले, सेमी एनुअली कर ले, उसको फिर आप प्रोरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 25% कमाया एक क्वार्टर में, तो साल का कितने परसेंट कमा लें? 100% कमा लेंगे आप, क्योंकि 25% अगर आप एक क्वार्टर में कमा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली गिव और टेक 25 अगले क्वार्टर में कमाएंगे। तो जब आप उसको प्रोरेट करते हैं तो आपको पता लगता है मॉडल के अंदर कि यार अगले 2 सालों में या 3 सालों में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये नया बिजनेस के लिए इस तरह नहीं होगा। नया बिजनेस शुरू में लॉस करेगा। आपने ये 25 साल पे या 10 साल या 20 साल पे करना, 1 साल पे हर नहीं करना। पहले 2-3 साल का आपको ऐसे या पहले 6 महीने साल आपका लॉस में जाएगा, फिर आप ब्रेक इवन में आएंगे, फिर प्रॉफिट में जाएंगे। हम इसको बिजनेस के निकालते हैं 20 साल या 25 साल के टाइम पे, 1 साल में नहीं निकालते हैं 2 साल, क्योंकि शुरू में 2-3 साल लॉस करेंगे, फिर 3 साल आप ब्रेक इवन पे आते हैं, फिर आप कमाई शुरू करते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं। तो इस होल जो मॉडल होता है वो 1 साल या 2 साल नहीं पता, कम से कम 10 साल से लेकर 25-30 साल से बनेगा मॉडल। तो आप उस 25 साल का प्रॉफिट फिर 1 साल पे लेकर आते हैं, कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है।
वरना अगर एक साल में तो पहला बिजनेस आपका कुछ खा नहीं रहा। एजम्पशंस का, इसलिए एजम्पशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजम्पशंस नहीं करेंगे तो आपको उसकी पता चल ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि मॉडल होता क्या है, फाइनेंशियल मॉडल बनता कैसे है, क्या चीज़ हमें इस चीज़ के ऊपर पुश करती है कि जी आपने ये नंबर्स बनाने हैं, क्यों बनाने हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब हमें ये चीज़ असर्टन करती है या ये चीज़ की आउटकम रिजल्ट्स बताता है कि हम करना क्या चाहते हैं। क्या हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, या हम कुछ एक्वायर करना चाहते हैं किसी चलते हुए बिजनेस में। सबसे पहले स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि व्हाट डू यू वांट टू डू। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल यूजुअली बेस्ड ऑन टू आंसर अ क्वेश्चन और इशू टू सॉल्व। आप कह रहे हैं मेरे बिजनेस में मुझे जो मैंने एंटिसिपेट किया था प्रॉफिट मुझे लग नहीं रहा है। भाई लग कैसे नहीं रहा है? इज दिस योर आई मीन थिंकिंग और वियर्ड आइडिया कि जी लग नहीं रहा? तो लग नहीं रहा तो पेपर पे डिजाइन करके डेवलप करके देखिए कि जो आप सोच रहे हैं क्या ये जरूरी है या नहीं जरूरी। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, शुड आई परचेज दिस एसेट और शुड आई पे फॉर दिस न्यू एसेट। मेरे पास एक मशीन है जो पड़ी हुई है, जो मैंने खरीदी थी कि ये मैं इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे लगता है इसकी तो जरूरत ही नहीं है इस मशीन की जब हम बिजनेस ऑपरेशन में है। तो क्या हमें मशीन बेच देनी चाहिए? अच्छा, अगर हम नहीं बेचेंगे और मशीन को रखेंगे अपने पास तो क्या होगा? मशीन भी डिप्रिशिएट करेगी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को भी रिड्यूस करेगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपको अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन की कॉस्ट भी उसको चार्ज कर रहे होंगे, और मशीन भी रिडंडेंट है। और 3 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से उसकी जरूरत ना पड़े, और उसकी ओवरहॉलिंग भी कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप यूज कर रहे हैं तो। अगर आप कहते हैं जी मैंने ली थी मशीन ये स्टिच करके इस बैग के ऊपर बकल के ऊपर एक वो बटन लगाने के लिए, लेकिन ये बटन की तो जरूरत ही नहीं है, हमारा डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज आ गया, तो डू यू वांट टू कीप दैट मशीन फॉर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि आप एक दफा उसको खरीद चुके। तो मॉडल आपको ये बताएगा कि जी इसको बेचने में फायदा है या रखने में फायदा है, और अगर ये आप बेच देते हैं तो आपके रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, और रखते हैं तो क्या रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वैल्यूएशन करने के लिए आपको इसको डिजाइन करना है पेपर के ऊपर। फिर जब आप इशू आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आउटलुक और उसके रिजल्ट से बिहेवियर में चेंज क्या आएगा वो आपको ये बताता है कि प्लान करना है आपने मॉडल। फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए एनपीवी आईआरआर पेबैक पीरियड, दिस इज समथिंग वेरी इनडाइजेस्टिव काइंड ऑफ थिंग, मुश्किल चीजें, लेकिन मोटी मोटी ये चीजें हैं कि जी आपने अपने बिजनेस को वैल्यूएट करना है लॉन्गर पीरियड के ऊपर, कि जो प्रॉफिट्स आप कमा रहे हैं क्या वो प्रॉफिट्स अगले 5 साल के बाद जाके बिहेवियर क्या बताते हैं, क्या मेरा बिजनेस आगे जाके लॉस में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, या आज मैं अगर उस 5 साल का रेवेन्यू को देखूं तो उसकी आज वैल्यू कितनी बनती है, उसकी पॉजिटिव आउटलुक आती है या नेगेटिव आउटलुक आती है। अगर तो नेगेटिव आउटलुक आ रही है तो यू नीड टू ओवरहॉल दैट मॉडल और उसमें चेंजेस मॉडल बताएगा, फिर आप अपने प्रोडक्शन में कैपेसिटी में या सेलिंग कैपेसिटी में चेंजेस की देखिए। अदरवाइज आप सिर्फ हाइपोथेटिकली या सिर्फ सोच के ये चीजें अगर चेंज करते जाएंगे तो दैट विल बी वेरी वल्नरेबल टू द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अच्छा, इसको करने के लिए आपको जरूरत किस चीज की है मॉडल बनाने की? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपने assumptions क्या ली। फॉर एग्जांपल मेरा एक इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस, मैं जी पानी की बॉटल्स इंपोर्ट करता हूँ। मैंने assumption ली है कि जनाब अच्छा आज जो है ना वो डॉलर 250 रुपये का है, 10% इंक्रीज करेगा, अगले साल मेरा डॉलर जो है ना वो 275 रुपये का हो जाएगा, और मैं इसको इस तरह 280 का 290 या 300 रुपये की वो चीज़ बेचता रहूँगा, अपना प्रॉफिट बिल्डिंग का। अब ये assumption आपने कैसे ली कि आगे क्या होगा आउटकम? आपको एब्सोल्युटली assumptions लेनी है ऑन अ हिस्टोरिकल ट्रेंड बेसिस। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को आपने अंडरटेक करना है, और उसकी बेसिस पे आपने assumption लेनी कि आगे क्या होगा, इन्फ्लेशन कितनी होगी, एक्सचेंज रेट कितना चेंज होगा, मार्केट बिहेवियर कैसे चेंज होगा। तो सबसे जरूरी चीज़ है डेटा गिवन। जितना आपके पास अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा आपका मॉडल जो है वो ट्रू रिजल्ट्स डिपेंड कर सकता है। जितना गार्बेज डेटा होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, भाई मॉडल को तो नहीं पता ना कि मैंने इंटेलेक्चुअली या उसको अपनी इमोशनल या IQ या EI लगा के आपने बताने के लिए नहीं ये चीज़ आप गलत डाल रहे हैं, बिकॉज इज आर एक्सेल बेस्ड मॉडल, जो आप डालेंगे उसका एक फॉर्मूला होगा, उसके हिसाब से रिजल्ट बता देगा। तो जितना अच्छा और प्रिसाइज आपके पास डेटा होगा उतना अच्छा और एक्यूरेट आप अपने मॉडल को रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डेटा गैदरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल भी है,
or that is very, very important to rate the results of the question, to answer that question that you have with yourself. This is the key elements of the financial model. सबसे पहले आप इनपुट्स लेते हैं, सोर्सेज लेते हैं, डेटा की कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि ये डेटा कलेक्शन है। फिर assumptions आपने क्या ली, ये तो डेटा आ गया ना, डेटा को आपने इंटरप्रेट कैसे किया, आपको पता लगा कि 20 साल का ट्रेंड में एवरेज इन्फ्लेशन पाकिस्तान की 9%, आप आगे भी 9% इन्फ्लेशन ले लेंगे, नहीं लेंगे, बिकॉज यू देन गेट टू हैव अ लेटेस्ट 5-year डेटा और उसके ऊपर जो रिस्क एसोसिएटेड है बिजनेस से उनका भी आप ऐड ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन पिछले 15 साल का डेटा तो 9% बता रहा है, लेकिन आजकल जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, हो सकता है 2 सालों के अंदर आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स पे रहे, उसके बाद जाके आप कह सकते हैं कि जी ठीक है हमें लोन मिल जाएंगे, हमारी बिजली की सूरत हाल अच्छी हो जाएगी या डॉलर नीचे आ जाएगा, तो हम assumptions को चेंज कर सकते हैं। इनपुट, assumptions एंड कैलकुलेशन। अब मैंने जिस तरह पहले यूज़ किया कि एक्सेल तो एक कैलकुलेशन का टूल है, उसके अंदर आपने किस बेसिस पे उसको कैलकुलेट करना है वो आपने डिटरमिन किया। कोई एक गलत फार्मूला, कोई एक गलत लिंक जो है वो आपको डिजास्टर की तरफ लेके जा सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट ऑन द बेसिस कि जी आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो ठीक हो और जो फार्मूला आप जिसके साथ लिंक कर रहे हैं जिस चीज़ को, वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, एंड देन यू गेट द आउटपुट्स। लेकिन ये डिफरेंट होगा, जिस तरह मैंने पहले ऐसी कि आपका सवाल क्या है, आप बिजनेस का IRR देखना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर इन्फ्लेशन के इंडेक्स को अपनी सेल्स की प्राइस को बढ़ाने के लिए देखना चाह रहे हैं कि मैं क्या सेल्स प्राइस रखूं कि अगर इन्फ्लेशन के ये नंबर्स रहे, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैं और डेट लूँ कि इक्विटी लूँ, है ना, दोनों के अलग अलग आउटपुट्स आएंगे। लेकिन मुझे और पार्टनर्स ढूंढने चाहिए कि मैं बैंक से लोन ले लूँ। अच्छा, इसके अंदर एक सब नाराज होते हैं अगर मैं अभी बात करूँ। अब इसमें मुझे ये बताइए कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको 1 साल के अंदर बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, और आपको और पैसे चाहिए, आप ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि मुझे डेट चाहिए या मैं इक्विटी डालूं? सिर्फ प्रोजेक्शंस देखेंगे, अगर तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, जस्ट मार्जिन का ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक लोन वुड बी अ बेटर ऑप्शन।